अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम नॉवल स्टडी करने लगे हैं इसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। इस नॉवल को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये कहानी जो है इंसान से लड़ाई के बारे में है। किस तरह एक इंसान जो है इंसान से नफरत करता है और अपने ही बहन और भाई को कत्ल कर देता है। किस तरह से उसमें शैतान आ जाता है। आइए हम जानते हैं इनकी वजूहात, ये ऐसा क्यों होता है और क्या इसका नतीजा निकलता है। सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हासिल कर लेते हैं जो कहानी के बारे में है। ये कहानी जो है, ये नॉवल जो है, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1954 है। सेटिंग जो है इसकी डेजर्टेड ट्रॉपिकल आइसलैंड है। पॉइंट ऑफ व्यू इसका थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट है। जॉनरा इसका डायस्टोपियन फिक्शन है एंड एलिगोरिकल फिक्शन है। स्टाइल जो इसका है लिरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एक्सटेंडेड डायलॉग्स। टोन जो है इसकी अलूफ है। अलूफ का मतलब अनफ्रेंडली मैनर है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं है, कि एक अनफ्रेंडली सा इसका जो है जॉनरा और टोन है। करेक्टर्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। पहला जो है इसमें करेक्टर रैल्फ है जो कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। आपको कहानी की जो करेक्टर्स हैं उनकी तस्वीर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। दूसरा जो करेक्टर है वो पिगी है। रैल्फ लेफ्टिनेंट रिफ्लेक्ट साइंटिफिक सिविलाइजेशन। जो पिगी है ये हमें साइंटिफिक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैक है, ये एक एंटागनिस्ट है जो बार्बरिक पर्सनैलिटी का हामिल है। रॉगर जैक्स लेफ्टिनेंट, ये एक सैडिस्ट नेचर का मालिक है। साइमन गुड करेक्टर है, इननेट मोरालिटी का हामिल है। कनेक्शन विद नेचर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैम एंड एरिक, ये ट्विंस हैं दोनों और ये रैल्फ के साथ रहते हैं। आइए गाइस कहानी को जानते हैं। सबसे पहले जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, अरबी जुबान में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का मतलब शैतान है, सैटन। विलियम गोल्डिंग का नॉवल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज दूसरी जंग अजीम के पस मंज़र में लिखा गया है। ये गोल्डिंग का पहला नॉवल था जो 1954 में शाया हुआ। ये लड़कों के एक ग्रुप की कहानी है जिनकी उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान है। एटमी हमले के खतरे के पेश नज़र इन लड़कों को शहर के किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो हवाई जहाज जो इनको लेकर जा रहा होता है वो तबाह हो जाता है और एक गैर आबाद जजीरा जहाँ पे लोग नहीं होते, एक आइसलैंड जहाँ पे लोग नहीं होते, वहाँ पे इनको जाना पड़ता है क्योंकि इनका जहाज जो है वो तबाह हो चुका है। जहाज का तमाम अमला मर जाता है, लेकिन लड़के एक हिफाजती ट्यूब में होने की बिना पर बच जाते हैं। जहाज से निकलकर लड़के मुख्तलिफ सिमतों में जजीरे पर बिखर जाते हैं। नॉवल के आगाज में जिन दो किरदारों से हमारी मुलाकात होती है, एक तो वो रैल्फ है और दूसरे जो हैं वो पिगी हैं। रैल्फ जो है एक जो आप कह सकते हैं करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है और मैस्कुलाइन फिगर है। ये जो है जिस्मानी लिहाज से बहुत ही खूबसूरत इंसान है, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं। पिगी जो है ये ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, देखने में कोई आम सी शक्ल का हामिल है। वो एक चश्मा सा लगाता है और एक एस्थमेटिक पेशेंट है, लेकिन अपनी बातों से ज़हीन नज़र आता है। इस दौरान इनको वहाँ एक कोंच मिलती है। पिगी जो है रैल्फ को कोंच बजाने का तरीका बताता है। रैल्फ जब इसको कोंच को बजाता है तो मुख्तलिफ सिमतों से लड़के वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। एक सीमत से लड़कों का पूरा एक दस्ता मुनज़्ज़म अंदाज से चलता हुआ नजर आता है। इस दस्ते की रहनुमाई एक लड़का कर रहा होता है जिसका नाम जैक है। यह मजहबी गीत गाने वाले लड़कों के ग्रुप में से है जिसे चॉयर कहते हैं। तमाम लड़के सूरत हाल पर तबसरा करना शुरू हो जाते हैं और अपना एक लीडर चुनने का फैसला करते हैं। जैक फौरन खुद को इस ओहदे के पेश करता है कि मैं इसके काबिल हूँ कि मैं इस ओहदे का मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे लड़के जो हैं रैल्फ को मुंतखब करते हैं, जिस पर जैक को गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है और मायूस भी हो जाता है। लेकिन रैल्फ ये बात महसूस करता है, इसलिए इसको शिकारियों के ग्रुप का सरबराह बना देता है। पिगी लड़कों में बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है, लेकिन वो ज़हीन है। रैल्फ को बहुत ज़्यादा अच्छी जो है एडवाइजेस देता है, उसको सजेशंस देता है। रैल्फ जैक और साइमन जजीरे की छानबीन के लिए जाते हैं। अपनी इस सियाहत के दौरान इन्हें एक सूर नजर आता है, एक पिग नजर आता है। जैक इसे मारने के लिए खंजर निकालता है, ताहम वो इसे मारने से डरता है, उसे डर सा लगता है। इस तरह जानवर भाग जाता है।
जैक दावा करता है कि वो आइंदा इस काम में बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करेगा, मैं आइंदा जो है उसको मारूंगा। वापसी पे रैलफ लड़कों का इजलास बुलाता है और तमाम सूरत हाल इनके सामने रखता है। इस इजलास में 3 बातें तय पाती हैं। नंबर 1, सिर्फ वही शख्स इजलास में बात करेगा जिसके हाथ में कूंच होगी। नंबर 2, अमदादी पार्टी जो हेल्पर पार्टी है की रहनुमाई के लिए पहाड़ी पर आग रोशन की जाएगी। नंबर 3, झोंपड़ी तामीर की जाएगी। इब्तदा में लड़कों को पूरा यकीन होता है कि इन्हें बचाने के लिए जल्द ही अमदादी टीम भेज दी जाएगी। चुनाचा वो जजीरे पर अपने कयाम को तफरीह का मौका समझते हैं। ताहम रैलफ इस बात पर जोर देता रहता है कि इन्हें जजीरा पर आग रोशन रखनी चाहिए ताकि अगर कोई अमदादी टीम वहां पे आए तो उन्हें तलाश करने में मसला ना हो। पिगी चश्मे की मदद से आग जलाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ लड़कों को जजीरे पर बहुत सी मुश्किलात सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया है कि जजीरे पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ खामोशी सी है, तो इन्हें बहुत सी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। एक तरफ छोटे लड़के जजीरे पर जो हैं दरिंदों की मौजूदगी महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें जो खुराक वहाँ पे मिलती है उसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। रैलफ और जैक में जजीरे पर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इस तरह वो वहाँ बदनज़मी और इंतशार बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जैक और इसके ग्रुप के लड़के शिकार में ज़्यादा दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह आग रोशन रखने का इंतज़ाम नहीं करते। नतीजा, एक दिन जब वहाँ से एक बहरी जहाज़ गुजरता है तो वो लड़कों की मौजूदगी का नोटिस नहीं लेता। यहाँ पे जैक की गलती है कि वो आग ही नहीं जलाता। आग जलाते तो वहाँ पे कोई हेल्पर आता ना। आग जलाना बंद कर दी जैक ने, जिसकी वजह से आए भी लोग और वो चले गए। आग बुझ गई हुई थी, इन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला था। इस पर रैलफ और जैक में लड़ाई होती है, तू मैं होती है। रैलफ जैक को इसकी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर डांटता है। जैक पर इसका कोई भी असर नहीं होता। रैलफ की नाअहली और कायदाना सलाहियत की कमी समझता है कि तुम में ये काबिलियत ही नहीं थी, क्वालिटी ही नहीं थी कि तुम जो है अपना काम सही से करते। एक दूसरे को कसूरवार ठहराना। चूंकि ये जंग का दौर है, इसलिए एक दिन एक जंगी जहाज वहां तबाह होकर गिरता है। इसका पायलट पैराशूट ना खुलने की वजह से गिरकर मर जाता है। सैम और एरिक जो 2 जुड़वा भाई हैं, तारीकी में पायलट की लाश को दरिंदा समझ लेते हैं। रैलफ, जैक और रोजर तहकीक के लिए जाते हैं। लाश देकर भाग उठते हैं, जबकि रैलफ को बुज़दिल होने का ताना दिया जाता है और लड़कों को लीडर का दोबारा इंतखाब करना पड़ता है। लड़के भी रैलफ को लीडर चुन लेते हैं और इस शिकस्त के बाद जैक अपना अलग ग्रुप बना लेता है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम लड़के इसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैक और इसके कबीले के लोग वहशियों की तरह शहरों पर रंग वगैरह मल देते हैं और सूरों का शिकार करते हैं। वो लोग एक सूर को ज़िबा करके इसका सर जो है झोंपड़ी पर लटका देते हैं। इस तरह वो वहशी कबाइल की तरह दरिंदे की कुर्बानी पेश करते हैं। इस दौरान साइमन, जो कि एक सूफी किस्म का लड़का है, वहां जाता है और तस्वीर में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से बात करता है। फिर वो पहाड़ की चोटी पर जाता है, वहां पे पायलट की तलाश उसे नजर आती है। पायलट जो होता है ना, बंदा जिसका जहाज गिर गया था, उसकी जो लाश है उसको नजर आती है, जिसे लड़के दरिंदा समझ रहे होते हैं। साइमन लड़कों को दरिंदे की असलियत बताने के लिए नीचे दौड़ता है, लेकिन लड़के जो सूर के शिकार के बाद वहशियों की तरह नाच रहे होते हैं, साइमन को दरिंदा समझ लेते हैं और जनूनियों की तरह इस पर उबल पड़ते हैं और साइमन जो इंसान है उसको दरिंदा समझ के मार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रैलफ के साथी इनका साथ छोड़ने लगते हैं और जैक के गैर मजहब ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। वो आग जलाने के लिए पिगी का चश्मा चुरा लेते हैं। जबकि पिगी अपना चश्मा वापस मांगने जाता है तो रोजर इस पर चट्टान का एक पत्थर फेंककर इसे भी मार देता है। जबकि सैम और एरिक को वो जबरदस्ती अपने कबीले का रुकन बना लेते हैं। वो रैलफ को भी कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन रैलफ जो है भाग निकलता है। अगले दिन वो रैलफ का शिकार शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ने के लिए जंगल जो जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उसमें आग लगा देते हैं। आग देखकर एक बहरी जहाज जो वहां से गुजर रहा होता है इस तरफ आ जाता है। जहाज का एक जो अफसर है साहिल पर आता है और यूं रैलफ बच जाता है। इस तरह वो आग जिसे जलाए रखने पर रैलफ बहुत जोर देता है, इसको बचाने का ही जरिया बन जाता है। लेकिन इस दफा वो उसकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसको कत्ल करने के लिए जलाई गई थी। रैलफ नेवल ऑफिसर को देखकर चिल्लाने लग जाता है, जो कि बहरी जहाज़ों का एक ऑफिसर है। दरअसल वो मासूमियत के खात्मे, इंसान के कल्ब की तारीकी और अपने दोस्त पिगी की मौत का मातम करता है।
اس طرح گولڈنگ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور لالچی قسم کی حیوانیت کا حامل ہے. وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بھائیوں کا گلا کاٹ دیتا ہے. اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ سب ایک قسم کا ڈھکوسلا ہے, ایک قسم کی بے ایمانی ہے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. دراصل وہ اندر سے اندر ایک درندہ ہے, ایک جانور ہے. انسان کے اندر ایک جانور چھپا ہوا ہے اور ارتقاء منازل طے کرنے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں بلکہ ایک اضافہ ہوا ہے. انسان نے اپنی جانوروں والی حرکت نہیں چھوڑی, اپنے بہن بھائیوں کو ہی مارتا رہتا ہے, ان کا ہی قتل کرتا ہے, جیسے کہ کہانی میں آپ کو نظر آئی ہے سائمن کی موت. اس کہانی میں کچھ سمبل یوز کیے گئے ہیں. جو پہلا سمبل ہے دی کون شیل, دوسرا جو ہے پیگیز گلاسز, تھرڈ دا بیس, فور دا لارڈ آف دا فلائز, دا سگنل فائر, ایڈلٹس, دا آئس لینڈ, دا اسکار. جو تھیمز ہیں سیویلائزیشن ورسن سویجری, مینس انہیرنٹ ایول, ڈینجرز آف موب مینٹلٹی, لاس آف انسینس, اسٹرگل ٹو بلڈ سیویلائزیشن. جی آپ نے بہت سے اس میں تھیمز دیکھے جس میں انسان نے انسان کو قتل کیا, انسان جو ہے اس میں حیوانیت آ گئی. انسان جو ہے اپنی ترقی کے لیے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے دوسرے انسان کو کس طرح سے مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, اس کی جان ہی لے لیتا ہے. ایک انسان جو ہے درندہ بن جاتا ہے, کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اور گروپ بناتے ہیں انسان. ایک جنگل میں جب ان کو چھوڑا جاتا ہے تو جانوروں میں, درندوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. گولڈنگ کہانی میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے, ارتقاء منازل ختم ہو چکی ہیں, وہ اس میں جو درندے والی صفات ابھی بھی موجود ہیں. امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. سبسکرائب آور چینل, لائک, واچ اینڈ شیئر. آپ کا جو کامنٹ ہے اور لائک ہے ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم نیو ویڈیوز بنائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ایجوکیشنل جو ویڈیوز بنائیں. آپ کائنڈلی انہیں لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے.